बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे असुरी शक्तियाँ चलाती हैं। ये एक डेमोनिक शो है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसका कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और इस पे मैं पूरी डिटेल में बात करूँगी। जितना मुझे पता है एटलीस्ट उतना मैं बोलूँगी। और क्रिमिनल्स को या फिर ऐसे लोगों को ग्लोरिफिकेशन देना जिनका रिकॉर्ड इतना अच्छा ना हो, उनको एक हीरो के रूप में बताना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट एक छोटी बच्ची का केस है, जिसके ऊपर पॉस्को लगा हुआ है, उसको ग्लोरिफिकेशन देना हमारे समाज को कैसा एग्जाम्पल देता है। और ऐसा पहले भी हुआ है जब बिग बॉस ने एक बहुत ही फेमस चोर को भी अपने घर में एंट्री दी थी। और आज तक हमने जो भी देखा है, अभी तक जितना भी देखा है, उसमें ज़्यादातर कलह कलेश और नेगेटिविटी को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। हद से ज़्यादा सेल्फिशनेस को प्रोत्साहन दिया जाता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं उनको ही ये लोग बढ़ा चढ़ा के आगे करते हैं। शायद कोई ही कुछ ही ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनको लोगों ने हद से ज़्यादा प्यार दिखाया था, लेकिन उनकी भी जो हिस्ट्री थी वो इतनी अच्छी, इतनी ग्रेट नहीं थी, इतनी क्लीन नहीं थी। हाँ, ये भी सच है कि लोग समय के साथ बदल सकते हैं, तो क्यों ना उनको एक चांस दिया जाए। हाउएवर, जब किसी के ऊपर इतना भारी भरकम केस चल रहा हो तो बिग बॉस को भी पहले रिसर्च वर्क करना चाहिए, ताकि समाज में ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए। अब तक थंबनेल देख के तो आपको कुछ समझ आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ और पॉइंट्स भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस बात के इतने अगेंस्ट नहीं हूँ कि उस इंसान की 2 पत्नियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों पत्नियाँ उसके साथ खुश हैं। पर इन दोनों पत्नियों की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टीपल मैरिजेस सनातन में कई जगह देखने को मिलती है, फिर चाहे वो राजा महाराजा हो या फिर ब्रह्मचारी ऋषि। लेकिन उन राजा महाराजाओं के ऊपर भी एक ड्यूटी होती थी कि उनको क्यों वारिस देना है, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ क्राउन प्रिंस ऑन द थ्रोन। राजगद्दी को संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। उनके ऊपर जन कल्याण, समाज का निर्माण। कई केसेस में मल्टीपल मैरिजेस तब भी की जाती थी जब राजा महाराजाओं को दूसरे राजा महाराजाओं के साथ संधि या मैत्री करनी होती थी। पर दोस्तों, अभी इस वक्त ना तो हम सतयुग में हैं, ना तो ये राजा महाराजाओं का समय है, और ना ही यहाँ पे किसी ब्रह्मचरी ऋषि या मुनि की बात हो रही है। क्योंकि उनके समय पे तो बच्चे कई दफ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग से या फिर मात्र इच्छा शक्ति से भी पैदा हो जाते थे। हमने देखा है महाभारत में पांडव इच्छा शक्ति से पैदा हुए थे, और कौरव तो कांच की बोतलों में पैदा हुए थे। कांच की बोतलें कुछ साउंड करती है टेस्ट ट्यूब बेबी से। हो सकता है ये उसकी भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो। इनफैक्ट श्री कृष्णा के बड़े भाई बलराम तो वोम्ब ट्रांसफ़र के थ्रू पैदा हुए थे। हम लोग वापस उस टेक्नोलॉजी में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि असेंडिंग द्वापर में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी वापस आती है। और हम देख ही रहे हैं आजकल भी बहुत से लोग अपने बच्चों को IVF के थ्रू पैदा कर रहे हैं, और ये काफ़ी नॉर्मल होता जा रहा है। आज की कानून व्यवस्था के हिसाब से एक व्यक्ति की 2 पत्नियां एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन ये तब अलाउड भी हो जाता है कि अगर दोनों पत्नियों को एक दूसरे से प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अरमान मलिक, जो कि एक पॉपुलर यूट्यूबर है, उनकी जो 2 पत्नियां हैं, इनकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। आज का ज़माना तो कंटेंट का ज़माना बन चुका है। कंटेंट इज़ किंग, और लोग अपने कंटेंट को प्रमोट भी करते हैं, उसे मार्केट भी करते हैं। वरना इतनी आसानी से दोस्तों इतने कम समय में इतने सारे व्यूज़ और लाइक्स नहीं मिल सकते। अगर आप रेडिट पे जाते हैं तो आज से नहीं, काफ़ी समय से लोगों ने वहाँ पे काफ़ी सारा मसाला छोड़ रखा है, काफ़ी सारा कंटेंट छोड़ रखा है, और अरमान मलिक और पायल कृतिका की रिलेशनशिप की रियलिटी के बारे में बहुत सारी बातें की हुई हैं।
दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस में हर इंसान को नहीं जाना चाहिए। बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हर कोई जो जाए उसका भला ही होता है। बहुत से लोग बिग बॉस में जाने के सपने इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको एक बहुत हाई लेवल का, नेशनल लेवल का फेम मिल जाएगा। उस फेम की लालसा में, उस फेम की इच्छा में ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके जो इनके साथ होता है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी बिग बॉस से पहले ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, उनकी गाड़ी अच्छी चल रही होती है, पर वहाँ पे जाके इनकी इमेज इतनी ख़राब हो जाती है, इनकी इतनी बेइज्जती हो जाती है, लोग इनके पुराने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के निकाल देते हैं। और इस वक्त ऐसा ही हो रहा है अरमान मलिक के साथ। जब आप रेडिट पे जाके इनके ऊपर लिखे हुए पोस्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लोगों ने तो इनके ऊपर किए गए हुए केस की तक कॉपीज़ वहाँ पे शेयर करी हुई हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अरमान मलिक की सिर्फ 2 पत्नियां नहीं हैं। अरमान मलिक का तो असली नाम भी अरमान मलिक नहीं है। पर देखिए, नाम तो बहुत लोग चेंज करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आर्टिस्ट बन जाते हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी जब लोग जाते हैं तो अपना नाम चेंज कर देते हैं। कई बार गुरु ही दूसरा नाम दे देते हैं अपने डिसाइपल्स को। पहले भी इनकी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि संदीप की सबसे पहली शादी किसी और के साथ हुई थी, जिसके साथ इनके 2 बच्चे थे। ये सब रेडिट पे लिखा है, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ना ही मैंने बिग बॉस देखा है। अभी तक जो भी मैं देख रही हूँ वो रील्स के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर देखा जा रहा है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिग बॉस को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन रील्स और स्टोरीज़ पे या फिर शॉर्ट्स में ही सारी की सारी बातें उनको रिवील हो जाती हैं। लोग भी शेयर कर देते हैं और ख़ुद जो आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो भी शेयर करते रहते हैं। रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सेलिब्रिटी वर्शिप नहीं करते और खुल के अपने सारे ओपिनियंस देते हैं। और उसके साथ साथ कई लोग तो पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, इवन वीडियोस भी शेयर करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो ये मानते हैं कि ये जो बॉलीवुड का जो कल्चर है या फिर ये जो कंटेंट है, कई लोग इसी की वजह से गलत रास्तों पे जाते हैं और गलत चीज़ों के प्रति इंस्पायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग नहीं हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या फिर माया नगरी हो, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और साथ में ये लोग भी हैं। लेकिन वासना, अननेसेसरी का नंगा नाच, वायलेंस, गलत तरीके के लोगों को हीरो बनाना, इवन बॉलीवुड के जो हीरोज़ भी हैं वो ज़्यादातर गैंगस्टर्स के रोल प्ले करते हैं या फिर डॉन्स के रोल प्ले कर रहे होते हैं, या फिर जिस तरीके का रोमांस भी बॉलीवुड में दिखाया जाता है, इनकी कहानियाँ लोगों को यही पट्टी पढ़ाती हैं कि चरित्र के पीछे मत जाओ, नेचर के पीछे मत जाओ, एजुकेशन के पीछे मत जाओ, इंसानियत के पीछे भी मत जाओ। बस जाओ तो किसी की शक्ल के ऊपर, अगर शक्ल अच्छी है, बॉडी अच्छी है तो हाथों के पीछे पड़ जाओ, उसे स्टॉक करो और बाद में वो लड़की भी अपने स्टॉकर से प्यार करेगी। मतलब अधिकतर स्टोरीज़ कुछ इन्हीं लाइंस पे बनी हुई होती हैं और जो अच्छी कहानियाँ होती हैं उनको लोग ही नकार देते हैं कई दफ़े। इसीलिए दोस्तों आजकल मुझे OTT प्लेटफॉर्म बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे आप अपनी मर्ज़ी से आराम से जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे बैठ के फ़िल्म देख सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इतनी सारी वैरायटी होती है, देश विदेश का हर तरीके का, ग्लोबल सिनेमा से लेके कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप चूज़ करके भी देख सकते हो। जैसे हम जैसे होते हैं वैसा ही कंटेंट देखना हम पसंद करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन जो ये बिग बॉस का या फिर इस तरह के रियलिटी शोज़ का कंटेंट होता है, ये कई बार हमारे ऊपर पुश भी किया जाता है, क्योंकि हम देखना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन ये सारी बातें भी हमारे सामने आ जाती हैं। हाउएवर, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कतराऊँगी ये बोलते हुए कि बिग बॉस एक डेमोनिक शो है और इसमें सारी उल्टी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। इसका टाइमिंग भी आप देखिए, रात का होता है। रात वो समय होता है जब इंसान को चैन से सोना चाहिए, लेकिन ये इंसान को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग स्टिमुलेशन देते हैं, गुस्सा, द्वेष, जेलसी। कुछ फाइट्स तो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं और इतनी अननेसेसरी चीज़ों पे होती है। फिर ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये शो ही इस तरीके का बनाया है, इसमें लोगों के दिमाग को टेस्ट करना होता है, इसमें लोगों के पेशेंस लेवल को टेस्ट करना होता है, ये देखना होता है कि किस में कितना पेशेंस है, ऐसी सिचुएशन में इनको डालना होता है। आज तक कभी बिग बॉस ने कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है जिससे कि लोग देखें और उससे कहें कि हाँ ठीक है, हमने कोई लेसन सीखा है। ये ढूंढते ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं मैक्सिमम। ये नहीं कि उसमें अच्छे कैरेक्टर्स नहीं होते, पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कलेश मचाने वाले लोग ही होते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि पायल मलिक अरमान की लीगल वाइफ है ही नहीं, उसकी असली वाइफ है
कृतिका। और अब आप ये देखिए कि पहले उसकी कोई और पत्नी थी, जब उसकी कोई और पत्नी थी और 2 बच्चे उसके साथ थे, तब उसने पायल के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया। और पायल भी उसको किसी के थ्रू मिली थी, किसी फ्रेंड के थ्रू, और वो भी 7 दिन में उससे पट गई थी। ये थोड़ी अजीब सी बात है, सुनने में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं लगती। उसके बाद कृतिका उसकी लाइफ में आई, जो कि पायल की बेस्ट फ्रेंड थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कृतिका और पायल भी साथ मिल के कॉन्टेंट बनाते थे। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन तीनों की मिली भगत है, क्योंकि ये लोग कंटेंट बहुत समय से बना रहे थे, लेकिन इनका कंटेंट चल नहीं रहा था। और ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से अपने कंटेंट को हिट करना चाहते हो या अपने कंटेंट को मोनेटाइज भी करना चाहते हो, तो आपको उसमें समय देना पड़ता है और समय भी लगता है। ये जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन है, इसको एक साइड बिजनेस की तरह देखना चाहिए, या फिर आपको कंटेंट तब शेयर करना चाहिए जब आपके पास वाकई में कोई बहुत अच्छी बात हो शेयर करने के लिए, या आपका ओपिनियन, आपको फील होता हो कि ये जो आपका ओपिनियन है इससे दूसरों का भला हो सकता है, या फिर आपका कोई टैलेंट हो, कोई स्किल हो। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये मुझे बहुत पॉजिटिव भी लगते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के टैलेंट और स्किल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मुंबई माया नगरी जाके फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से, अपने किचन से, अपने आंगन से, अपने गार्डन से, अपने किचन गार्डन से, अपने खेत से, कहीं से भी आप कंटेंट बना के यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तो हो सकता है कि इन लोगों ने भी बहुत ट्राई किया हो और इनका कंटेंट ना बना हो। कृतिका और पायल पहले से ही अच्छे दोस्त थे, तो इन्होंने हो सकता है ये सोचा हो कि भाई साथ मिलके कंटेंट बनाएंगे तो हिट होगा। और एक्चुअली में इनका कंटेंट जो हुआ था हिट, वो तभी हुआ था जब ये तीनों सबके सामने ऐसे पेश हुए थे कि हम तो इस तरह के एक कपल है जिसमें कि एक हस्बैंड है और 2 वाइफ है। इनकी स्टोरी में ये भी एक बात है कि पायल ने कहा था, जब कृतिका ने और अरमान ने मुझे धोखा दिया था तो मैं नाराज़ होकर अपने घर चली गई थी, लेकिन मैं अपने घर वालों से बात नहीं करती, मेरे घर वालों ने मेरे कान भर दिए थे, ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं इनसे अलग हो गई थी। वो ये भी कहती है कि उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उसके पास घर नहीं था, पैसा नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरमान मलिक का या फिर इन तीनों का जो ये कंटेंट है, इसके हिट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण पायल ही है। बिकॉज पायल को लोगों की बहुत सारी सिंपैथी मिलती है, शुरू से ही मिलती आ रही है, और अभी भी वो इसी सिंपैथी के दम पे चल रही है। इस ट्रायो के बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। जी हाँ, मिलियंस ऑफ लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनको देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनके डेली कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। ये बहुत सारी स्टोरीज लेकर आते हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, और म्यूजिक भी बनाते हैं। अब चाहे इनका कंटेंट क्रिंज हो या ना हो, लेकिन ये लोगों को एंगेज कर पाते हैं, और जो ये अभी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सिद्धार्थ कानन के शो पे आगे इन्होंने बोला कि प्यार तो दोबारा भी हो सकता है, बट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। लेकिन जो रेडिट पे लिखा है, क्या वो सच है कि अरमान मलिक की पहले भी एक पत्नी थी, उसको डिवोर्स करने से पहले ही पायल के साथ ये था, और साथ में बच्चा भी पैदा कर लिया? तो कहाँ गई ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप, और कहाँ गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी भी रिलेशनशिप को चलाती है? उसके अलावा इनकी एक रूमर्ड वाइफ भी है, एक तीसरी पत्नी, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, बट उसने अपने हाथों की मेहंदी की फोटो शेयर किया था जिसमें संदीप लिखा हुआ था, तो लोगों ने ये भी रेडिट पे शेयर कर दिया। काफ़ी पहले पायल और कृतिका के भी 1-2 शॉट्स जो थे वो वायरल हो गए थे। एक बुढ़े आदमी के साथ ये लोग किसी जगह पे इंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तो ये दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थी और ये कंटेंट भी बनाती थी। ये पॉइंट मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों ने कंटेंट क्रिएशन को भी अपने रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पायल इतनी मजलूम थी, इतनी सेंटिमेंटल थी, इतनी लो थी, इतनी कोडिपेंडेंट थी। कई लोगों ने रेडिट पे ये भी मेंशन किया है कि जब पायल ने अरमान के ऊपर केस फाइल किया था तो अरमान एक टेरेस पे चला गया था और उस पूरे को भी इन्होंने लाइव के थ्रू दिखाया था जब इसने वहाँ से कूद के मर जाने की धमकी दी थी। इसका भी इन्होंने कंटेंट बनाया था और फिर पायल ने इस बंदे को माफ़ कर दिया था और अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट कर लिया था। अब दोस्तों, इनमें से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें आप भी कहेंगे और मैं भी कहूँगी कि ठीक है भाई, ये तो इनकी पर्सनल लाइफ है, इनको जो करना है करो, जब ये लोग खुश हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन रेडिट पे लोगों ने कुछ बहुत सीरियस बातें भी मेंशन करी हैं और ये बातें अब बिकॉज ऑफ बिग बॉस, जो थप्पड़ अरमान मलिक ने वहाँ के एक कंटेस्टेंट को मारा है बिल्कुल स्टूपिड सी बात पे, क्योंकि मैंने वो रील्स और शॉर्ट्स देखी है, मुझे देख के ऐसा नहीं लगा कि वो इतना डेरोगेटरी था कि आप किसी को जाके इतनी ज़ोर से थप्पड़ जड़ दोगे, इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर दोगे नेशनल टेलीविज़न पे। भाई उस
उस इंसान का तो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो जेल भी जाके आ चुका है और काफ़ी सारे केसेस में वो फंसा भी हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन उस लड़के विशाल की तो कोई गलती नहीं है, वो तो अपना कंटेंट बना रहा है ऑनलाइन। अब इन लोगों की लाइफ को देख के ये भी लगता है कि जिस चीज़ के लिए एक बिग बॉस जैसे शो पे जाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना तड़पते हैं, तरसते हैं, इतना इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे जाके अगर आपको ज़िल्लत ही मिले, आपकी बेइज्जती ही अगर होए, तो फिर ऐसे शो में जाने का क्या फ़ायदा। इनफैक्ट एक बंदा बिग बॉस विनर बन जाता है, लेकिन बाकी सारे लोग ऑल थ्रू आउट द शो ह्यूमिलिएट ही होते रहते हैं। पर अब तो ये जो बिग बॉस के विनर हैं ये भी जेल के दर्शन करके आ चुके हैं। बीते दिनों में एल्विश यादव जेल गए थे और उनके फादर ने बाहर से ये बोला कि ये जो लाइफस्टाइल एल्विश यादव आपको ऑनलाइन दिखाता है ये रियल लाइफ नहीं है, हम एक साधारण परिवार से हैं और हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये सुन के ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब कि ये सब बस एक इमेज बिल्डिंग है, मतलब ये सब रियल ही नहीं है। दोस्तों, अब जो सीरियस बात मैं आपके साथ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि किसी की पर्सनल लाइफ है, उनको जो करना है करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको किसी शो में जाना है और अपनी जो भी लाइफस्टाइल दिखानी है, कोई बात नहीं, वो करें। लेकिन पॉस्को एक बहुत ही सीरियस एक्ट है, ये बच्चों से रिलेटेड होता है और इस बंदे अरमान मलिक के ऊपर एक छोटी बच्ची, 11 साल की बच्ची के रेप का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से ये तिहाड़ जेल जा चुका है और ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब मेरा कहना यह है कि जिस इंसान ने भी इस बंदे के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, जस्टिस की मांग करी, उस बच्चे की मानसिकता पे और उसके पेरेंट्स की, या फिर वो सारे लोग जो इस बंदे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं केस कोर्ट में, उनको कितना ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील हुआ होगा इस बंदे को इस तरीके से ग्लोरीफाई होते हुए देखकर। चलो यूट्यूब पे वो ग्लोरीफाइड है, कोई बात नहीं, लेकिन नेशनल टीवी पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी को देना और फिर इतनी ज़्यादा इज्जत अफजाई करना, एक बड़े सुपरस्टार के साथ उनको खड़ा करना, ये देख के उस इंसान के ऊपर कितना बुरा असर पड़ सकता है जो इतने बड़े केस में इतना ज़्यादा डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहा हो। अब अगेन लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह के केस भी फॉल्स होते हैं, कई बारी इस तरह के केसेस में भी झूठ होता है, सच नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने जितना रील्स और शॉर्ट्स में देखा है, फील हुआ कि जिस तरीके से अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा है, ऐसा काम कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो। पूरी बात सुने बिना, समझे बिना किसी को इस तरीके से ट्रीट करना बहुत गलत है। क्योंकि विशाल उस वक्त भी आराम से ही बात कर रहा था और वो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि हाँ, मैंने आपकी वाइफ की तारीफ़ की, मैंने कहा वो अच्छी हैं या वो सुंदर हैं, वट एवर इट इज़, पर उसने वो बात गलत वे में नहीं की थी। इनफैक्ट उसने ये तक बोला था कि दिस मैन इज़ वेरी लकी, ये मैन जो है ये भाग्यशाली है, ये आदमी भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इसको इतनी अच्छी पत्नी मिली। अब जब हम कृतिका को देखते हैं तो कई बार मुझे भी ये लगता है कि क्या ये लड़की वाकई में इंटेलिजेंट है, क्योंकि चलो पायल और अरमान का तो काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन ये लड़की इन दोनों के बीच में कैसे आ गई, या फिर ये लड़की इनके साथ इतनी खुशी खुशी कैसे रह रही है? क्या इसकी खुद की कोई सेंस नहीं है? और फिर वो खुद भी बार बार इस चीज़ को एक बहुत ही ग्लोरीफाइंग वे में कहती है कि हाँ 7 दिन में मैं कन्विंस हो गई, 7 दिन में मैंने इनसे शादी कर ली। मतलब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि जिस लड़की ने उसे अपने घर पे आसरा दिया, उसको अपने घर में रखा किसी सिचुएशन में, किसी इमरजेंसी में, जो दोस्त उस पर इतना ट्रस्ट कर रही थी, उसको अपने घर पे उसने एक सिस्टर की तरह रखा, उसी के पति से बिना बताए सीक्रेसी में जाके शादी कर ली। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बात मुझे इतनी इनोसेंट नहीं लगती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरमान मलिक ने पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया होगा 7 दिनों में कि कृतिका बिल्कुल ही उसके लिए पागल हो गई और उसने बोला कि चलो छोड़ो सब कुछ, छोड़ो ह्यूमैनिटी, छोड़ो मोरालिटी, छोड़ो बेस्ट फ्रेंड, मैं तो इससे शादी कर रही हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा प्लान था और हो सकता है इन लोगों ने कृतिका को कन्विंस किया, और हो सकता है कि कृतिका के मन में भी फेमस होने की इच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तीव्र इच्छा है थी, और उसने सोचा कि हाँ, क्योंकि जब इन दोनों की यानी कि पायल और कृतिका की क्लोजनेस को आप ऑब्जर्व करते हो, जितना मैंने रील्स में और वीडियोज़ में ऑब्जर्व किया है, इनकी दोस्ती अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। ठीक है, माना इन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और ये आगे बढ़ गए, पर फिर भी एक ऐसा एंगल दिखता है जिसमें ये लगता है कि ये जो शादी है इसमें मटेरियल प्रॉफिट भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये सारी बातें ऑनलाइन तब आने लगी थी जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इस फैमिली के बारे में बहुत सी बातें रिवील कर रही थी, और उसका चैनल भी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं हर एक चीज़ से ओके हूँ, लेकिन बच्चों की सुरक्षा
और बच्चों के लिए सोचना मुझे लगता है कि हम सबका फ़र्ज़ है। हमें इस सोसाइटी को एक बहुत ही सेफ़ सोसाइटी बनाना है, ये हम सबका गोल होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ऐसे में किसी छोटी बच्ची के साथ इतना गलत कार्य करने वाले इंसान को, जिसका कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है कि मतलब 3 वाइफ्स का तो यहीं ऑनलाइन ही पता चल गया है, और पायल का भी पता चल रहा है कि वो भी किसी और से मैरिड थी, बट उसका उस इंसान के साथ कोई बच्चा नहीं था। हो सकता है इसी रीज़न के वजह से उसकी अरमान से शादी ना हुई हो, क्या पता पायल का भी डिवोर्स तब तक फाइनल ना हुआ हो और उसने सोचा हो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ उस रिलेशनशिप में। व्हाटएवर, इन पर्सनल बातों को अगर हम साइड रख दें, तब भी मुझे नहीं लगता कि अरमान मलिक को इतना ग्लोरिफिकेशन मिलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि अरमान मलिक को बिग बॉस का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था। इस शो को बहुत सारे बच्चे देखते हैं, टीनेजर्स देखते हैं, युवा पीढ़ी के लोग देखते हैं, और लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को फॉलो भी करते हैं। अब आप देखिए, एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और उसके बाद उसने ये कहा कि वो तो संजय दत्त का बहुत बड़ा फ़ैन है। वो खुद को संजय दत्त का फ़ैन बता रहा था और उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी गिल्ट नहीं था। आपने ये मीम तो बहुत देखा होगा, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल। ये वाला जो मीम है ये बहुत ही पॉपुलर मीम है और काफ़ी फ़नी भी है, लेकिन इसके पीछे एक डार्क रियलिटी है, क्योंकि ये डायलॉग है एक क्रिमिनल का जिसने बहुत से कत्ल किए हैं, जिसका नाम है बिल्लू सांडा, और वो बंदा इस वक्त जेल में है, लेकिन वो भी खुद को संजय दत्त का फ़ैन कहता है। ये जितने भी ऐसे केसेस आजकल आ रहे हैं, ख़ास तौर से 2024 में, ये हमें ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि कितना गहरा प्रभाव पड़ता है इन कैरेक्टर्स का। हो सकता है जब संजय दत्त ने खलनायक का रोल प्ले किया होगा तो उसने ये नहीं सोचा होगा, उस व्यक्ति ने, कि आगे जाके सीरियल किलर्स उसको अपनी इंस्पिरेशन मानेंगे या उसके कैरेक्टर से इतना रिलेट करेंगे कि अपनी की हुई कोई इलीगल इनह्यूमैनिटेरियन एक्ट को भी वो जस्टिफाई करेंगे और ग्लोरीफाई करेंगे, बिकॉज उनके फेवरेट सेलिब्रिटी ने, उनके एक स्टार ने इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया किसी स्क्रिप्ट या किसी रोल में। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं इस वक्त यहीं क्लोज करती हूँ। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो बिकम माई पेट्रियन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।